गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे कक्षा 9th का क्वेश्चन पेपर जो कि 30/3/2021 को संपन्न हुआ। ये फाइनल एग्ज़ाम है सोशल साइंस का ऑफ क्लास 9th का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ये 2.5 घंटे का था और इसके 80 मार्क्स हैं। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो है MCQ, यानी कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं हम वो सोल्व करेंगे। तो जिससे पहला क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड है जो 1 नंबर का है। 1917 ईस्वी में रूस का सम्राट कौन था? 1917 ईस्वी में रूस का सम्राट कौन था, या हु वाज द किंग ऑफ रसिया इन 1917? तो यहाँ पर कौन था? जार निकोलस टू। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जार निकोलस द्वितीय था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जारीना अलेक्सांद्रा कौन थी, या हु वाज जारीना अलेक्जेंड्रा? जारीना अलेक्जेंड्रा या अलेक्सांद्रा कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर है, ये थी रूस की महारानी। यानी कि जो रूस थी, देखो रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस टू। और जारीना अलेक्सांद्रा या जारीना अलेक्जेंड्रा कौन थी? ये थी इस रूसी सम्राट की महारानी, यानी कि रूस की महारानी। इसका नाम था जारीना, रूस की महारानी थी। यह जो जार निकोलस टू था इसकी वाइफ थी। जार निकोलस टू की, इसको हम वाइफ, इसकी वाइफ थी या इसकी रूस की जो महारानी थी वो थी जारीना अलेक्सेंड्रा या अलेक्जेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कामिंट्रन का गठन डैश ईस्वी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कामिंट्रन का गठन डैश ईस्वी में हुआ था? इन डैश AD कामिंट्रन वाज फॉर्म्ड। कामिंट्रन का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर है वो है 1919। 1919 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्साई की संधि डैश के लिए अपमानजनक थी? वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर डैश। किस कंट्री के लिए थी? यहाँ पर कंट्री का नाम आएगा, तो यहाँ पर जो नाम है वो आएगा जर्मनी। जर्मनी के लिए वर्साई की संधि जो थी वो अपमानजनक थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब MCQ आ गए हमारे। 7वां जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें कौन सा देश शामिल नहीं था? A ऑप्शन फ्रांस, B ब्रिटेन, C जापान, D अमेरिका। तो बच्चों जापान जो कंट्री है वो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये सब मित्र राष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, जर्मन की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ पर A ऑप्शन बर्लिन है, B पेरिस, C रोम, D टोक्यो। देखो जापान की राजधानी टोक्यो है, इटली की राजधानी रोम है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो A ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार किस देश में है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, देखो ये एक्सचेंज, स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज किस देश में है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में है? शेयर बाजार की ये वॉल स्ट्रीट के नाम से फेमस है। तो ये रूस में नो, अमेरिका में है ये, फ्रांस जर्मनी में नहीं है। तो B ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ? A ऑप्शन 1919, B 1920, C 1921, D 1922। देखो नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ? व्हेन द यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो 1922 यानी कि 1922 में हुआ था। तो D ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हम आ गए राजनीति शास्त्र में। अभी हमने जो किए थे क्वेश्चंस, ये किए थे हमने इतिहास के, अब हम करेंगे राजनीति शास्त्र के। तो राजनीति शास्त्र के जो पहले 3 जो क्वेश्चन हैं, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क लिखिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? जो हमारे संविधान के निर्माता हैं वो थे। हमारे लिए चुनाव क्यों आवश्यक क्यों हैं? तो ये जो क्वेश्चन थे बच्चों, ये दूसरे टाइप के थे, ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये आप स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम केवल छोटे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर 15th जो क्वेश्चन है वो है हमारा, पिनोशे कहाँ के राष्ट्रपति थे? पिनोशे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पिनोशे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो बेटा यहाँ पर जो पिनोशे थे वो चिले के राष्ट्रपति थे। चिले जो कंट्री है वहाँ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन हमारा है, और 16th क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अफ्रीका कब एक लोकतंत्र देश बना? दक्षिणी अफ्रीका कब एक लोकतंत्र देश बना? इसका हमारा जो सही जो ऑप्शन है, सही जो आंसर है वो है 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 में ये एक लोकतंत्र देश बना। कौन? साउथ अफ्रीका। 1994 में लोकतांत्रिक देश बना साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां जो क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? Where was the session of Indian National Congress held in 1931? 1931 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ? ये अधिवेशन हुआ था कराची में। कराची में ये अधिवेशन हुआ था, जो आज के टाइम पे जो पाकिस्तान का शहर है कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, सही आंसर हमारा होगा वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके एडिटर थे, संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डैश वाज द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, श्री राजेंद्र प्रसाद इसमें आंसर आएगा, राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कुल डैश विधानसभा क्षेत्र हैं? कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देखो, देयर आर टोटल डैश कॉन्स्टिट्यूंसी इन हरियाणा असेंबली। तो यहाँ पर 90 आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा विधानसभा में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, वो क्या है कि भारत में डैश वर्ष की उम्र से ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है? ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सबको पता होता है कि 18 वर्ष की आयु है। 18 वर्ष की आयु के बाद हम वोट डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भारत में 18 वर्ष की उम्र में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। जैसे वो 18 वर्ष का होता है तो वो वोट डाल सकता है, डालने का अधिकारी हो जाता है। इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स कैन वोट इन एन इलेक्शन। वो वोट कर सकता है, वो वोट दे सकता है 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब MCQ आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे 22वां है, 1977 में किस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? कांग्रेस नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं, क्योंकि ये तो इसका तो गठन ही 1980 में हुआ है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकती। जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जो ऑप्शन है वो क्या है? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था 1977 में, 1977 में। तो हमारा जो बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था?
कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था भारत सरकार ने? भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था? 4 जून 1989 को, यानी कि 4 जून 1989 को, 13 अगस्त 1990 को, 5 नवंबर 1991 को, 10 दिसंबर 1992 को। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, 13 अगस्त 1990 को कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था। देखो बच्चों, इसका नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है? 24वां जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं, किस सभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है? ए ऑप्शन राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी आम सभा। तो देखो बच्चों, 2 सभा होती है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो देखिएगा राज्यसभा और लोकसभा। अपर हाउस, देखो जो अपर हाउस है तो वो राज्यसभा आएगा। देखिए हम इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं भी, अपर है, अपर हाउस है तो राज्यसभा यानी कि राजा, इसको ऐसे मान सकते हो। राज्यसभा याद करने में थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो राज्यसभा राजा से आप इसका अर्थ ले सकते हो। राजा का स्थान ऊपर होता है और लोक यानी कि पब्लिक नीचे स्थान होता है। तो लोकसभा लोअर हाउस और ये अपर हाउस। तो ए ऑप्शन हमारा इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 25वां जो क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? देखो, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? देखो जो जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, उन सब का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी विदेश मंत्री और डी राष्ट्रपति। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो राष्ट्रपति होता है वो जितनी भी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है रक्षा बलों का। कौन? राष्ट्रपति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 26वां हमारे सामने आ रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो नई दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में है। ए ऑप्शन दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पंचकुला। यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां प्रश्न हमारे पास आ रहा है। भूगोल हमारा शुरू हो चुका है, ज्योग्राफी, क्योंकि 9th क्लास में भी हमारी 4 बुक आती हैं। तो भूगोल में ये जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखो बच्चों, कर्क रेखा जो है वो भारत के सेंटर में से गुजरती है, इस प्रकार से गुजरती है। यहाँ से गुजरात से वो शुरू हो जाती है और यहाँ तक चली जाती है। तो देखिएगा, जब कर्क रेखा गुजरती है ना, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल कितने राज्य होते हैं? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है नंबर 1 पे। गुजरात के बाद राजस्थान, देखो गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान है, और राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, और इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब इस प्रकार से 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अब हमने अपना क्वेश्चन देखना है कि राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, देखो राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ये तो हैं, लेकिन इसमें उड़ीसा नहीं है। हमारे जो 4 ऑप्शन हैं इसमें उड़ीसा नहीं है, तो इसने बोला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूर्वी घाट का, देखो बच्चों, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, मैं भारत का दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये पूर्वी घाट है, पूर्व की तरफ है ये पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। इस तरह से ये घाट होते हैं। तो इसने पूछा है कि पूर्वी घाट की तरफ, यहाँ पहाड़ी की बात की गई है, पहाड़ियों की बात की गई है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन अनाईमुडी,
बी महेंद्रगिरी, सी कंचनजंगा और डी खांसी, गारो खासी जयंतियाँ। ये तो बिल्कुल इस साइड में जाके हैं। तो सबसे जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो है बी ऑप्शन राइट है, महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 29वां जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत का सबसे जो प्राचीन भूभाग है, ए ऑप्शन है उत्तरी मैदान नहीं, बी प्रायद्वीप पठार, सी हिमाचल क्षेत्र और डी अरावली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है क्योंकि सबसे प्राचीन है, बहुत ही पुराने टाइम से है, यानी कि सबसे प्राचीन है। और तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां जो प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? देखो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मई के प्रारंभ में, बी जून के प्रारंभ में, सी जुलाई के प्रारंभ में और डी अगस्त के प्रारंभ में। देखो बच्चों, जैसे ही हमारी जून की छुट्टियां होती है तो देखो मानसून आनी शुरू हो जाती है, यानी कि बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो देखो यहाँ पर इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जून के प्रारंभ में, यानी कि कई बार बारिश पहले ही आ जाती है, तो जून के प्रारंभ में ही मानसून शुरू हो जाता है। कब होता है? जून के प्रारंभ में। तो ए ऑप्शन था मई के प्रारंभ में, ये गलत है। बी था जून के प्रारंभ में, ये ठीक है। सी जुलाई के प्रारंभ में और डी अगस्त के प्रारंभ में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? देखो काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों केरल से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं। देखो काल बैसाखी का जो संबंध है वो पश्चिमी बंगाल से है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे समझते हैं कि बैसाखी राम आ गया तो ये तो पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में जो त्यौहार मनाया जाता है वो बैसाखी है, काल बैसाखी नहीं है। जो काल बैसाखी का जो त्यौहार है वो पश्चिमी बंगाल का है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि पश्चिमी बंगाल, ये बिहार और छत्तीसगढ़ की साइड भी मनाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारा जो ऑप्शन है इसमें बिहार वगैरह नहीं है। तो ये आपने देखना है कि तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, पश्चिमी बंगाल आएगा। बहुत सारे बच्चे पंजाब कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी बंगाल हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि ये काल बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर देखो बच्चों, पंजाब नहीं, गोवा सबसे छोटा है, त्रिपुरा भी नहीं है, तो राजस्थान या डी ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि 4 जो स्टेट दिखाई है इनमें सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है? वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 33वां जो प्रश्न है हमारा, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, बी 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, सी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, डी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले। तो बच्चों यहाँ पर राइट जो ऑप्शन है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां जो क्वेश्चन है वो क्या है वो अभी देखते हैं। तो देखो बच्चों, सुंदरबन जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? निश्चय यानी कि देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सुंदरबन बायो रिजर्व लोकेटेड? सुंदरबन बायो रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? तो देखिएगा, सुंदरबन जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन हरियाणा नहीं, बी पश्चिमी बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? जीव सुरक्षा अधिनियम या व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षा अधिनियम वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? यानी कि वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, या जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बच्चों ये जो लागू किया गया था 1972 में। 1972 में, तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। 1962 में नहीं,
69 में नहीं, 71 में नहीं, 72 राइट आंसर, और डी है 1975, ये भी गलत है। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था या लागू किया गया था, 1972, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे सामने आ रहा है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से पूर्व, देखो प्री मानसून रेनफॉल इज कॉल्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो मानसून से पहले बारिश आती है, कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा क्या कहलाती है? तो देखो ए ऑप्शन आम्रवृष्टि, बी काल बैसाखी, सी लू, डी चक्रवाती। तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट, आम्रवृष्टि। देखो बच्चों, मैंगो शावर, जब आम पक जाता है, देखिए जब मानसून का, अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बताया था कि जो मानसून की शुरुआत कब हुई थी, तो जून के शुरुआत में मानसून की शुरुआत होती है, तो वो होती है जून के शुरुआत में। जून के शुरुआत में उस समय आम बिल्कुल पक जाता है। तो जब पहली बारिश जब आती है मानसून से पहले, तो आम जो लगे होते हैं पेड़ों पे वो झड़ जाते हैं, तो आम्रवृष्टि। तो कर्नाटक में उसको कहते हैं आम्रवृष्टि, यानी कि आम झड़ गए सारे, तो इस वजह से आम्रवृष्टि इसको नाम दिया गया। कर्नाटक में मानसून से पहले जो वर्षा आती है उसको कहते हैं आम्रवृष्टि, आमों की बारिश, यानी कि मैंगो शावर्स। तो मैंगो का मतलब फुहार आ गई एक तरह से, तो इसको इसलिए बोलते हैं। तो जून के पहले जून के फर्स्ट वीक में क्या शुरू हो जाती है, जैसे मानसून हो जाती है इनकी जून के शुरुआत में, तो उसको बोलते हैं आम्रवृष्टि। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा, स्वेज नहर कब खुली? व्हेन वाज स्वेज कैनाल ओपन्ड? कब खुली थी? 37वां जो प्रश्न है, तो इसका जो सही जो आंसर है 1869 है। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनी थी, यानी कि खुली थी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम बताइए। जो देखो लक्षद्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप समूह में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम बताइए। तो ये जो इसका नाम है पीती, इस अभयारण्य का नाम है। नेम ए बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन लक्षद्वीप, तो ये इसका नाम है पीती। 2 राज्यों के नाम लिखें जहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। 2 राज्यों के नाम जहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। 2 स्टेट्स वेयर मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड, तो इसमें जो पाए जाते हैं, तो एक तो है कर्नाटक, और एक हम लिख देंगे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइए। सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइए। नेम दी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। साल्ट वाटर लेक या खारे पानी की झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो जीके का इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको हमने याद करना चाहिए कि चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये हमारा यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? देखो बच्चों, ये भारत के मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, एक्स के समानांतर, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रेखा है या मध्य से जो रेखा गुजरती है, वो कौन सी रेखा है? तो वो है कर्क रेखा। उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। जैसे अभी तो कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है जो मध्य से होकर गुजरती है। इधर गुजरात है और इधर त्रिपुरा है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभी ये जो क्वेश्चन आ गए हैं ना, ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, हम इनको छोड़ देते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो 44 क्वेश्चन था, और इसके बाद हमारा आ जाता है 45 क्वेश्चंस अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है?
देखिएगा, पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है? ए ऑप्शन रायगंज, बी पहाड़गंज, सी शाहपुर और डी देहरा। तो बच्चों यहाँ पर रायगंज इज राइट ऑप्शन। रायगंज इसके बिल्कुल पास में गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? देखो, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? ए ऑप्शन 400, बी 450, सी 300, डी 350। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पालमपुर में विभिन्न अलग अलग जातियों के 450 परिवार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं? ए ऑप्शन है मुर्गी पालन, बी विनिर्माण, सी परिवहन और डी स्वास्थ्य है। देखो बच्चों, मुर्गी पालन ए ऑप्शन ये प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है ये? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। मुर्गी पालन, पशुपालन, कृषि करना प्राथमिक क्षेत्र। और विनिर्माण, उद्योग धंधे आ जाते हैं, निर्माण और विनिर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र का ये सही ऑप्शन है हमारा, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है। जबकि परिवहन सेवा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन की सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सेवाओं में आ जाते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। यानी कि जो तीसरा जो सेक्टर है ये उसमें आते हैं, जबकि विनिर्माण दूसरे सेक्टर में आते हैं और ये पहले सेक्टर में आते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? देखो बच्चों, 2001 में जो साक्षरता दर थी वो थी, ए ऑप्शन है यहाँ पर 50, ये नहीं थी, बी 55, ये भी गलत है, सी 60, ये भी गलत है, डी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि 2001 में जो एग्जैक्ट जो जनगणना जो साक्षरता दर थी वो थी 64.83, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, तो इसको हम 65 लिख सकते हैं, तो ये 65 वाला ठीक है। और जो 2011 में थी वो थी 74.4, ये 2011 की थी। तो 2000 हमने यहाँ पर 2001 की बतानी थी, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई? ए ऑप्शन है हमारा 1993 में, बी 2000 में, सी 2004 में, डी 2006 में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतीहर मजदूरों की जो संख्या है, श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? देखो बच्चों, वैसे ये बड़े प्रश्न में आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पहली बात है कि पालमपुर में जो मजदूर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी जो जनसंख्या है मजदूरों की वो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा सप्लाई होती है, मांग कम होती है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी में श्रमिक उन्हें मिल जाते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? देखो बच्चों, आर्थिक क्रिया जो आय कमाने के लिए की जाती हैं, धन कमाने के लिए की जाती हैं, धन कमाने से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वे आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और जो धन से संबंधित क्रियाएं नहीं होती हैं वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं तो पैसा कमाते, वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। पैसा कमाने और पैसा खर्च करने से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से हम काम करने के लिए जॉब करने जाते हैं, आपके मम्मी पापा किसी कंपनी में जाते हैं या खेतों में जाते हैं, तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन वो सामाजिक रिश्तेदारी निभाने के लिए या जहाँ से पैसे की कमाई ना हो वो अगर कार्य करते हैं तो उसको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखो, भारत में निर्धनता का आंकलन जो किया था वो कैलोरी आधार पर किया जाता है, कैलोरी आधार पर किया जाता है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती हैं तो वो व्यक्ति निर्धन है, अगर मिल जाती हैं तो वो निर्धन नहीं है। तो देखो, कैलोरी आधार का मतलब है कि 2400 कैलोरी एक व्यक्ति को कम से कम मिलनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 2100।
2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में। तो इसका मतलब कैलोरी आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और में दे रखा निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियों की चर्चा करें। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया वो है मनरेगा, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिएगा ये जो क्या है, महात्मा गांधी, एम से महात्मा गांधी है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये शुरू किया गया था 2005 में, इसको लागू किया गया था। 2006 में इसमें काम शुरू किया गया था और 2009 में ये नरेगा से मनरेगा बन गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मनरेगा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं, शहरी ग्रामीण रोजगार योजना या शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण शहरी रोजगार योजना, मतलब इस तरह से काफ़ी योजनाएं सरकार ने शुरू कर रखी हैं। तो वो क्या है, सब निर्धनता उन्मूलन की सरकारी नीतियां हैं। आजकल तो बहुत सारी सरकार ने नीतियां शुरू कर रखी हैं, जैसे इस प्रकार से हैं मेक इन इंडिया। तो इस तरह से जो भी पॉलिसी हैं गरीबी को दूर करने की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। ये कंप्लीट हमने क्वेश्चन पेपर, इसके 40 जो क्वेश्चन थे छोटे क्वेश्चन वो हमने सोल्व कराए हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।